अच्छा यार, आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है ना, हमने जो पिछले देखा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, वो जो जिस चैप्टर पे हम हैं उसका नाम है मटेरियल। और मैंने स्टार्ट होने से पहले ये बताया था कि देखो, बिजनेस के अंदर मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको पता है, मटेरियल आएगा तो ही प्रोडक्शन होगी, तो ही सेल होगी। असल मकसद देखो ना, बिजनेस कोई भी शुरू किया जाता है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले यही तो देखा जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेन पार्ट होता है वो मटेरियल ही होता है। बाकी चीज़ें साइड बाई साइड चल रही होती है ना, मटेरियल तो चाहिए होता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते चले आ रहे थे कि हमने कहा कि पहले इसके जब ऑर्डर करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, फिर हमने कहा कि कहाँ कहाँ ये रिकॉर्ड होता है। फिर हमने कहा बिन कार्ड और वो जो स्टॉक लेजर, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कहते हैं इसके अंदर, मैंने वो क्या कहते हैं, हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक किया था ऑर्डरिंग स्टॉक, उसके बाद दो तीन मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए, फ्री स्टॉक और वो वाला स्टॉक टेकिंग वाला, काउंटिंग ऑफ स्टॉक। अब हम पढ़ने लगे हैं अपना जो टॉपिक, उसका नाम है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स। असल में स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स पता है क्या होते हैं? मटेरियल को ना देखो, स्टॉक का मतलब होता है मटेरियल, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब वैल्यू असाइन करना, और उसके मेथड्स। अब अगर देखा जाए तो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का मतलब है क्या? वो ये है कि देखो, हम स्टोर्स है ना, स्टोर्स में माल आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि स्टोर्स में प्रोडक्शन को जब ज़रूरत होती है वो स्टोर्स को कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे माल चाहिए। स्टोर्स में माल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टोर्स ने पहले मंगवाया था 100 kg, ठीक है। लेकिन वो जो 100 kg से मिला था वो 5 रुपए के हिसाब से मिला, तो उसने 500 रुपये रिकॉर्ड किया होगा, 500 का माल आया। जब वो उसने दिया होगा प्रोडक्शन को, उसने लिख लिया होगा कि मैंने 500 का माल बेच दिया, और प्रोडक्शन ने नोट कर लिया होगा मैंने 500 का माल मंगवा लिया। ये केस तो था सिंपल, जब उसने 100 का मंगवाना हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, स्टोर्स ने पहले 100 मंगवाया, ठीक है। प्रोडक्शन ने कहा कि भाई मुझे तो 300 चाहिए। तो स्टोर्स ने सोचा कि मेरे पास 100 तो है, 200 में मंगवा लेता हूँ बाहर से। उसने जब 200 के लिए कहा ना, तो पता चला कि मार्केट में जो रेट है ना, मार्केट में जो रेट है वो जनाब हो चुका हुआ है 6 रुपये। कितने रुपए? 6 रुपये। और उसको 1200 का पड़ा, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन ने मंगवाया तो प्रोडक्शन देखेगा कि, स्टोर देखेगा कि भाई हमने तो कुछ माल 5 पे है, कुछ माल 6 पे है, ठीक है। मे भी उसके बाद मंगवाया वो 7 पे भी मिला हो, क्योंकि रेट्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज़्यादातर तो ऊपर ही होते हैं ना। तो ऊपर तो इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से रेट्स ज़्यादा होते चले जाने हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो मंगवाता चला जाएगा यहाँ से। तो हम फिर किस पे रिकॉर्ड करें इस चीज़ को? तो इस बेस पे कि स्टॉक को वैल्यू किस पे करना है, स्टॉक जो भेजा है उसको हमने वैल्यू किस पे करना है, पुराने रेट पे करना है, नए रेट पे करना है, किस पे करना है? इस बेस पे जो है ना, ये स्टॉक वैल्यूएशन वाला टॉपिक है, ठीक है। इस बेस पे स्टॉक वैल्यूएशन वाला टॉपिक है। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान सा टॉपिक है, सीधी सीधी चीजें हैं, ठीक है। तो बस गौर से समझना। इस बेस पे जो है ना हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एक एग्जांपल बनाते हैं और उसी के थ्रू करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो उसके पास पड़ा हुआ था स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, फॉर एग्जांपल 150 kg जो पहले का पड़ा हुआ था कंपनी के पास स्टोर में मंथ के स्टार्ट पे, एट 2 पर kg, ये 150 kg है, ठीक है। फिर उसने परचेजेस की 50 kg, एट 3 पर kg। फिर दोबारा परचेजेस की 100 kg, एट 3.5 पर kg। उसके बाद जनाब इशू आ गया, मतलब इशू करना पड़ा है उसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तकरीबन 130 kg। लेकिन इस इशू की वैल्यू मैं अभी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं ना कि हमने वैल्यू क्या लिखनी है। ये यही तो हमने इसमें सीखना है, इस टॉपिक में हमने यही तो सीखना है कि वैल्यू असाइन क्या करेंगे इशू को। जब इशू कर रहे होंगे तो इशू को कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर परचेज आ गई 50 kg, एट 4 पर kg। उसके बाद फिर एक और इशू आ गई 60 kg, ठीक है। इसकी भी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है? और एंड पे जो है ना क्लोजिंग बैलेंस हमें पता ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस अभी देखते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है ना। अब हमें इन चीज़ों का नहीं पता कि इशू को हम किस वैल्यू पे लेके जाएंगे, ठीक है। और इशू की वजह से काफ़ी और भी इश्यूज आएंगे, बड़े मसले मसाइल आएंगे।
तो उन मसलों को हल करने के लिए ना स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यानी कि जो है ना इस पे एक स्टैंडर्ड है पूरा, जिसका नाम है IAS 2। बेसिकली इसको छोड़ो अभी, कि IAS 2 जो लिख रहा हूँ ये आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, एक स्टैंड एक ना क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो सारी चीज़ों को देख रहा था। तो उसने कहा, जो बोर्ड है उसने कहा कि भाई इसके ना फिर हम इस तरह करते हैं, 3 हल हल निकालते हैं, टाइप्स निकाली, बिजनेस जो मर्जी टाइप यूज कर ले। पहली टाइप का नाम है फर्स्ट इन, मतलब ये मेथड्स हैं। फर्स्ट इन कि किस तरह वैल्यू असाइन करनी है, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम प्यार से फाइफो भी बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्यार से फाइफो बोलना है, ठीक है। बिल्कुल ये F2 लेवल पे भी इसकी टेस्टिंग होती है और अच्छी भली होती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो यार, ये हमने देख लिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है पहले टाइप, ठीक है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पता है क्या कहता है? अभी इस एग्जांपल को छोड़ो, मतलब ये एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा जब हम पूरा लॉन्ग फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आओ, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है जो माल, जो मटेरियल पहले आया ना, जो मटेरियल पहले परचेज किया, मतलब जो फर्स्ट इन हुआ, उसको फर्स्ट आउट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास सबसे पहले जो माल आया वो कौन सा था? 2 रुपए के हिसाब से था ना, 2 रुपए वाला। तो सबसे पहले हम जिस रेट को लेके जाएंगे ना वो 2 रुपए वाला होगा, ठीक है। जो जिस रेट को सबसे पहले लेके जाएंगे वो 2 रुपए वाला होगा। हाँ, अगर मजीद ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम वहाँ से 3 पे आ जाएंगे, अगर उससे मजीद ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, इस इशू को ना मैं ना थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 180 कर लो, ताकि फिर आपका ना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जब अगर ज़रूरत पड़ गई तो उससे आगे आना है। फर्स्ट इन का मतलब जो पहले वाला रेट है उस पर पहले लेके जाना है, ठीक है। जो पहले वाला रेट है उस पर पहले लेके जाना है। फाइफो का सॉल्व करने के लिए ना एक टेबल बनाना पड़ता है। मैं टेबल बना लूँ पहले, रुको जरा, मैं टेबल बना लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट भी रह गया। अब देखो, इसमें क्या होता है, फाइफो का टेबल में बनाने लगूं और टेबल के मुताबिक, मतलब फाइफो में मैंने क्या कहा था, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, इसके मुताबिक मैं टेबल में हल करूंगा। हमेशा जब भी फाइफो लाइफो या जिस जिस भी टेक्निक का काम करना है ना, जिस भी टेक्निक का, अरसलान F2 लेवल पे स्टैंडर्ड्स की यूज़ नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, ये जो ये मटेरियल चैप्टर है, स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नहीं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, वो F3 में पढ़ोगे आप स्टैंडर्ड्स की बात, ठीक है। होगा वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे बताएगा कि IAS 2 और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। बस आपने टॉपिक समझना है। हाँ, अच्छा, ये देखो, हमेशा एक कॉलम होता है रिसीट का, जितनी भी रिसीट्स होंगी हम यहाँ लिखेंगे। एक कॉलम होता है इशू का, एक कॉलम होता है कि बैलेंस का। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिसीट्स में से जितनी इशू हो गई, बाकी जो बच गया वो बैलेंस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, हम लिखेंगे केजी का, एक अमाउंट पर केजी और एक टोटल अमाउंट। इसी तरह केजी, अमाउंट पर केजी और टोटल अमाउंट, केजी, अमाउंट पर केजी और टोटल अमाउंट। इसको भी हम बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमने इतना बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में एक एक करके सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। जो रिसीट्स होंगी वो रिसीट्स के अंदर लिखेंगे, जो इशू होंगी वो इशू के अंदर। करना किस तरह, आपने सवाल में गए, इस तरह आपके पास सवाल होगा। ये मैंने ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है, पेपर में इतना लंबा नहीं आएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। इसके बाद MCQ वगैरह जब कराऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमने एक एक चीज़ सारी पढ़ ली है। अब देखो,
याद रखना ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो रिसीट्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है ना, इस वजह से रिसीट्स में ही आएगा। आपने क्या लिखना है, 150 हमारे पास पड़ा हुआ है 2 kg पर, 150 पड़ा हुआ है 2 kg पर, 150 kg लिखना है यहाँ पे। 150 kg हमारे पास पड़ा हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, यानी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 300। अच्छा एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे रिसीट या जैसे जैसे इशू का कॉलम हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसके साथ साथ सामने बैलेंस में भी वही चीज लिखते लिखते चले जाना है। जैसे मैंने रिसीट लिखी है ना, यही चीज मैं बैलेंस में भी लिखूंगा, चाहे मैं रिसीट लिखूं चाहे मैं इशू लिखूं, बैलेंस में दोनों चीजें लिखूंगा। ये मैंने साथ ही लिख दिया। 152 मैंने क्या किया कि जितना माल हमारे पास रिसीट्स में है। आगे परचेजेस, अब परचेजेस भी हमारी रिसीट्स में आती हैं, क्योंकि परचेजेस का मतलब है हमारे पास माल आ रहा है, ठीक है। परचेजेस कितनी है, 50 kg एट 3 पर kg, 50 kg एट 3 पर kg, यानी 50 किलो पड़ा हुआ है 3 रुपए के हिसाब से 150। और मैंने क्या कहा, जैसे जैसे रिसीट्स करोगे वैसे वैसे बैलेंस को भी करते चले जाना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर से परचेजेज हुई हैं 100 परचेज हुई है एट 3.5 पर kg, 100 kg परचेज हुई एट 3.5 पर kg, 350। वही बात दोबारा से बैलेंस को भी करेंगे, 100, 3.5, 350। यहाँ तक तो यार इजी था, सीधा सीधा आपने लिख दिया, यहाँ तक कोई भी लिख लेगा, यहाँ तक कोई भी मेथड होगा ना, 5 या अगला जो मैं इससे कराऊंगा या उससे अगला कराऊंगा, मेथड यहाँ तक तो सेम है सबका। अब गेम आती है कि वैल्यू कौन सी असाइन करनी, क्योंकि आगे क्या रोला आ गया इशू का। 180 किलो माल हमने इशू करना है, 180 किलो मटेरियल हमने, 180 kg मटेरियल जो हमने इशू करना है, तो वो किस तरह करना है, क्या क्या वैल्यू यूज करनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे काम आता है। फर्स्ट इन कहते हैं कि भाई जो फर्स्टली जो सबसे पहले हमारे पास आया ना, जो फर्स्ट में हमारे पास एंटर हुआ है ना, वो वैल्यू पहले यूज करनी है। यानी हमारे पास टोटल में कितना करना है, 180 करना है ना। अब 180 है ना, यहाँ पे अगर हम 180 अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो वो तो मसला हो जाएगा, क्योंकि हम वो देखेंगे कि हमारे पास माल को सबसे पहले कौन सा वाला पड़ा हुआ है। जब हम जाएंगे यहाँ पे हमारे पास माल सबसे पहले कौन सा पड़ा हुआ है, 150 वाला, 150 kg पड़ा हुआ है। यानी कि 180 में से हमें 100 वाली वैल्यू भी ले सकता था, मैं 50 की भी वैल्यू ले सकता था, मैं 150 किलो भी ले सकता था। लेकिन मैंने 150 क्यों मुंतहिब किया, क्यों मैंने कहा कि 150, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है कि भाई जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले फारिग करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इशू के वक्त मैं रिकॉर्ड करूंगा कि 180 में से, अब डायरेक्टली 180 लिखूंगा तो सबसे पहले 180 पूरा नहीं ना हो रहा, इस वजह से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 150, 180 में से 150 जो है वो 2 रुपए के हिसाब से लेके जाऊंगा, क्योंकि 150 मैंने यहाँ से सबसे पहले लेके जाना है। ले गया मैं 150 इंटू 2, 300, ठीक है। अब 180 में से 180 में से 150 तो मैंने कर लिया, बाकी कितना मजीद चाहिए मुझे, 30 kg। तो फाइफो कहता है ठीक है, अगर आपने सबसे पहले वाला माल इशू कर दिया जो सबसे पहले रेट वाला, अब वो खत्म हो गया है, तो आप क्या करो, उसे अगले वाले माल पे आओ, मतलब उसे अगले वाली रिसीट्स पे आओ। मैं जब 150 से 50 अगले पे आया तो पता चला कि 3 रुपए के हिसाब से है, लेकिन अब यहाँ पे तो 50 है, यहाँ पे 50 है, मुझे कितना चाहिए मजीद, 30। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जितना मेरी चाहत है मैं उतना ही रखूंगा ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 30। लेकिन 30 किस रेट पे जाएगा, 3 के रेट पे जाएगा, और ये आ जाएगा 90। मुझे पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है, यहाँ तक पहले बताओ क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक पहले बताओ क्लियर है सबको, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अब क्या सीन है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बैलेंस कॉलम को आपने साथ साथ करते जाना है अपडेट, चाहे रिसीट हो चाहे इशू हो, तो मैं रिसीट्स भी यहाँ लिखूंगा, 150, 2, 300, 30, 390। लेकिन बैलेंस कॉलम की एक बात याद रखना कि रिसीट्स को आपने पॉजिटिव रखना है और इशू को आपने नेगेटिव रखना है। यानी मैं इशू को नेगेटिव कर रहा हूँ सारों को, मतलब इशू के केजीज को और इशू के जितने भी इशू वाला माल है ना उसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ये बैलेंस कॉलम का असूल है। यहाँ तक जो है ना, हमने क्या किया, एक इशू कर दिया। लेकिन हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि 50 में से हमने जो है ना सिर्फ 30 kg इशू किया है, अभी 20 हमारा पीछे बचा हुआ है। यानी अगर कल को मजीद ज़रूरत होगी तो 30 तो चला गया, लेकिन 20 रहता है, 20 हम यहीं से उठाएंगे, ठीक है। तब तब जब तक हम ये वाला 20 नहीं उठाएंगे ना,
तब तक आगे 100 पे नहीं आ सकते अगले वाली रिसीट्स पे, ठीक है ना। खैर अब देखते हैं आगे। जब हमने देखा इस इशू के बाद पता चला परचेज है फिर से 50 kg की, फिर से परचेज है 50 kg की, कितने पे, 50 × 4 पर kg, 50 4 और 200, ठीक है। मैं यहीं पे यहाँ पे भी लिख दूंगा 54 200, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या, बैलेंस मैंने अपडेट कर दिया रिसीट के साथ। अब क्या सीन है देखो, अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो रिसीट्स हो गई। अब इसके आगे दोबारा से फिर से इशू आ गया। देखो 60 kg कह रहा है दोबारा से माल देना है, 60 kg फिर से देना है। अब यहाँ मैं डायरेक्टली पहले 60 लिख रहा हूँ, लेकिन अभी भी वैसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये 60 डायरेक्टली नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर जाके देखूँ, मैं देखूंगा मेरे पास सबसे पहले वाला माल कौन सा, 150 वो तो निकल गया था। 50, 50 में से देखूंगा 30 तो मेरा निकल गया हुआ है पहले ही। पीछे 50 में से कितना रह गया हुआ है, 20, यानी 20 kg रह गया हुआ है 3 रुपए के हिसाब से। यानी जहां मैंने इशू करनी थी 60 की, तो 60 में से 20 जो है, 60 में से 60 में से जो 20 है वो मैं ले गया किस रेट पे, 3 के रेट पे, क्योंकि 20 किलो माल मेरा पड़ा हुआ था 3 रुपए वाला, ठीक है। 2360। और अब 60 में से बाकी कितना मैंने करना है, 40 मजीद करना है, वो मैं अगले 100 में से देखूंगा। अगले 100 में से मैंने यहाँ लिखा 40, ठीक है, क्योंकि मुझे 40 रह गया था ना माल 60 में से। लेकिन 40 जाएगा 3.5 पर, 40 जाएगा 3.5 पर, ये आ जाएगा 140। और यहाँ पे माइनस में लिखूंगा, क्योंकि इशू का असूल, बैलेंस का असूल है कि इशू को आपने किस में लिखना है, माइनस में। दरमियान वाले रेट्स को नहीं लिखना, सिर्फ टोटल अमाउंट और केजीज को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी सारा कुछ एंड हो गया। यहाँ तक पहले मुझे बताओ क्लियर है तो यस लिखो, ताकि मैं फिर उसके बाद आगे चलूँ। कशमाला आपको क्लियर है? सही हो गया। अब देखो यार, यहाँ तक का सीन ये है कि यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, सब कुछ मतलब कर दिया, हल कर दिया, मतलब जितना भी सवाल गिवन था। अब क्वेश्चन में वो पूछ, फाइफो का मेथड तो आपको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में वो क्या पूछता है, रिक्वायरमेंट में ज़्यादातर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो पूछता है, या ये याद रखना, पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वैल्यू ऑफ इशू बताओ, टोटल वैल्यू ऑफ इशू बताओ, ठीक है। वैल्यू का मतलब अमाउंट ऑफ इशू टोटल। या रिक्वायरमेंट में वो पूछ सकता है क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स बताओ, यानी केजीज। या वो पूछ सकता है क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू यानी डॉलर्स बताओ। तो वो आएंगे कहाँ से, देखो इशू जो है, इशू की वैल्यू टोटल यहाँ से आएगी ना, इन इन सबको ऐड कर दो, इन सबको इन सबको। अगर जब इन सबको ऐड कर दोगे ना आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वैल्यू ऑफ इशू। तो मैं जब सबको ऐड करूंगा 390 और 60, 450, 590, 590 आ गई वैल्यू ऑफ इशू, ठीक है। अगर वो ये पूछे वैल्यू ऑफ इशू पूछे, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स यानी केजीज कैसे आएंगे, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इन सबको आपने करना है ऐड। ये वाले इन सबको जब ऐड करोगे आप, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स, ठीक है। तो मैं करता हूँ 150 प्लस 50 200, एक मिनट, 200 प्लस 100 300 माइनस 150, मेरे पास आ गया 150 में 120, 170, 170 में से 60 निकालो, 110 यूनिट्स, 110 यूनिट्स। अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो देख ले, अगर नहीं कर रहा तो कोई नहीं, मैं कर ही रहा हूँ वैसे तो। अच्छा, और उसकी 110 है क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स, ये भी पूछ लेते हैं, मतलब 110 के चीज़ जो बच गए हैं। तीसरी चीज़ वो पूछ सकता है ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, इसको वैल्यू को जो एडजस्ट करना है, मतलब एडिशन करनी है। ये देख लेते हैं, 300 450 और 350, 800 500 410 610 550 और 410। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 410 का। अगर कोई कैलकुलेट करे तो देख ले। पीरियोडिक जो है ना, पीरियोडिक
पीरियोडिक इसके अंडर नहीं आता अरसलान, वो पीरियोडिक बेसिकली फाइफो अलहदा टॉपिक है, लाइफो अलहदा, इसके आगे जो पढ़ना है उसके आगे हमने पढ़ना है एफको। एफको के अंदर एक टाइप आती है क्यूमुलेटिव, जो इस तरह होती है जिसमें ये टेबल बना है वैसे। एक होता है पीरियोडिक, वो फॉर्मूला के होते हैं, वो अलहदा है, वो अलहदा है, वो भी हम आगे पहुंच रहे हैं, वो करेंगे आज ही करेंगे, ठीक है। मिक्स नहीं है ये चीजें, अलहदा अलहदा ही है, सही है ना। अच्छा जनाब, ये तीन रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको दी है ना, ये तीन रिक्वायरमेंट्स अक्सर वो पूछ लेता है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट पूछता है वो ये भी पूछ सकता है कि जो एंड पर, जो आखिरी जो लास्ट इशू था, उस उसकी वैल्यू बताओ। तो लास्ट इशू की वैल्यू आप यहाँ से बता दो, ये लास्ट इशू क्या था, 60 kg। 60 kg की वैल्यू में आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, कहो कि इसकी वैल्यू थी 200। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट वो पूछेगा गौर से देखनी है कि वो पूछ क्या रहा है, और ये आंसर आपके तभी ठीक आएंगे जब आपका ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ठीक होगा। अगर आपने 5 4 ठीक लगाया होगा तभी आपका ये आंसर्स ठीक आएंगे। तो जो चीज़ वो पूछे आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हो गया आपके पास 5 4 मेथड। 5 4 मेथड अगर क्लियर है तो यस लिखो। सबको क्लियर है 5 4 मेथड और जो मैंने रिक्वायरमेंट्स की बात की है। अच्छा, अब क्या सीन है इसके आगे जनाब, दूसरा मेथड जो है ना उसका नाम है लाइफो। मतलब वो है, वो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो वैसे स्टैंडर्ड ने यानी बोर्ड ने, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड है उसने ख़त्म कर दिया हुआ है। अब के दौर में लाइफो नहीं यूज़ होता, और क्वेश्चन वगैरह में भी मे बी वो नहीं पूछेगा, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं चल रही होती वो क्वेश्चंस में भी नहीं पूछता। बल्कि वो ये अगर कभी लिखा है ये, बल्कि अब एमसीक्यू जो बनता है वो ये बनता है कि कौन सा मेथड ऐसा है, विच मेथड इज नाउ, विच मेथड इज नाउ नॉट यूज्ड, कि कौन सा मेथड अब यूज नहीं होता। तो उसका आंसर क्या है, लाइफो। लेकिन मकसद क्या है कि मैं इस वजह से करवा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर का दिमाग घूमे और वो फॉर एग्जांपल वो टेस्टिंग कर ले तो 2 नंबर या 4 नंबर की एमसीक्यू इसमें से आ जाए। तो मतलब छोटी छोटी चीज करके, कतरा कतरा करके जिस तरह समंदर बनता है, तो इसी तरह कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करके ही आपका पेपर पास होगा। तो इस वजह से करवाना जरूरी है, ठीक है। वैसे खत्म हो गया हुआ है कोर्स से भी, एक किस्म को कह लो नई न्यू बुक्स में बोला जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम हमेशा प्रैक्टिकल आता है इसी से। जो चीज़ें होती है मार्केट में वो आती हैं, नहीं होती जो नहीं आती, लेकिन करवाना ज़रूरी है, कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं ना क्या करता हूँ, टेबल उसमें भी बनना है और सवाल वही यूज़ होना है, वो ऊपर वाला सवाल से करेंगे। लेकिन जस्ट ना मैंने ये वाला टेबल जो है ना नीचे ले जाऊँ ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, और जाके चीज़ें इसमें से इरेज कर देंगे ना। इसका आखिरी बॉक्स कहाँ गया। अच्छा, अच्छा, या ये मैं फाइव या टेबल ये वाला यूज़ करूँगा, लेकिन इस बार कैलकुलेशन थोड़ी मुख्तलिफ होगी, तो वो मैं ज़रा ना इसमें से दूनी सारा रेस कर दूँ। अच्छा, अब क्या सीन है, वो क्वेश्चन को भी मैं ले आऊँ ज़रा ऊपर से, क्योंकि बार बार मैं जब जाऊँगा ना ऊपर तो वही मसला हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। ये रहा जनाब क्वेश्चन,
और अब हमने करना है लाइफो के मुताबिक, ठीक है, किसके मुताबिक, लाइफो के मुताबिक। क्या सीन है, मैं एक मिनट ज़रा पेन थोड़ा चेंज करूँ। अब करना क्या है, वैसे ही हमने हल करना शुरू करना है। मसला कब आएगा, जब इशू की बात आएगी। तो इशू तक कोई मसला नहीं है, वैसे ही जैसे फाइफो में किया था। मैंने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, वो कितना है 150 kg, 150 एट 2 यानी 300। सेम वही करना है, मैंने यहाँ पे भी वही लिख देना है 150 एट 2 300। बैलेंस कॉलम को वैसे ही करी जाना है। फिर परचेजेज आई 50 की, 50 एट 3 150 53 150। उसके बाद जनाब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस परचेजेस, फिर परचेजेज आई मेरे पास 100 kg की एट 3.5 350। इसको मैंने एक लाइन पे लिख देता हूँ ताकि इससे एग्री जो है ना, ओहो 100 3.5 350 100 3.5 350। अब कहाँ पे इशू कहाँ पे आएगा, देखो अब आ गया 180 किलो माल हमने निकालना है, 180 किलो माल हमने निकालना है। लेकिन अब जो है ना, अब हम फाइफो नहीं यूज़ कर रहे। फाइफो जब यूज़ कर रहे थे तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 150 किलो, फिर हमने बाकी हिस्सा आगे से ले लिया था। लाइफो कहता है भाई जो नया नया माल आया ना, सबसे नया नया कौन सा माल आया, मतलब जो सबसे लेटेस्ट रेट पे आया, वो आया 100 किलो, 3.5 के रेट वाला, 3.5 3.5 के रेट वाला। सबसे पहले वो निकालना है। तो 180 में से 100 तो हम यही ले जाएंगे, ये 3.5 वाला। तो मैं यहाँ लिखने लगूँ 180 में से पहला 100 जाएगा 3.5 पर, ठीक है 350। लेकिन अभी अभी 180 में से सिर्फ 100 निकला है। अब हमें बाकी 80 चाहिए, हम जाएंगे उससे ऊपर। कहाँ जाएंगे, उससे ऊपर। ऊपर गए तो हमने देखा कि 50 मजीद पड़ा हुआ है, 80 नहीं है 50 है। तो ठीक है 50 मजीद पड़ा हुआ है, हमें वैसे बेसिकली 80 चाहिए था लेकिन 50 है, चलो कोई नहीं, हम 50 पहले निकाल लेते हैं। कितने पे, 3 के रेट पे। 50 3 के रेट पे यानी 150। अभी भी 30 हमारे पास बाकी, 30 हमें मजीद चाहिए, तो 30 हम उससे भी ऊपर जाएंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये कि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट देखो, फिर ऊपर जाते हो जितनी जरूरत है। तो 30 मैंने ले लिया 2 के रेट पे 60। सही है, तो मैंने साथ ही इसको अपडेट कर दिया। 3.5 350, 50 माइनस करना है इशू को, ठीक है याद से। और 30 2 60। अच्छा ठीक हो गया, यहाँ तक गुड हो गया। यहाँ तक ये इशू क्लियर हुआ तो मुझे, मतलब इशू जो मैंने इस बार जिस तरह कैलकुलेट किया वो क्लियर है, तो यस लिखो यहाँ तक, अगर ओके है तो। अच्छा, अब क्या सीन है, इसके फौरन बाद फिर से परचेज हो गई हमारे पास 50 kg की। 50 kg की हो गई परचेज, 4 पे 200। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे 50 4 और 200। अब असल चीज आएगी। अब अगला आ गया इशू 60 kg का, मतलब हमने 60 kg निकालना है। 60 kg हमने निकालना है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ऊपर पहले वाले में से हमने 100 लिया था, 50 लिया था, 150 में से हमने कितना लिया था, 30 लिया था ना पहले। 150 में से 30 लिया था, 150 में 120 बाकी है, यानी 30 गया, 120 हमारे पास बाकी है ऊपर वाला। लेकिन अब लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक, लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हमने जो 60 किलो माल निकालना है वो सबसे लेटेस्ट से निकालना है। तो अब कौन सा माल निकालेंगे, ये 120 निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे। तो ये चीज याद रखना, हमने जो माल निकालना है वो निकालना है सबसे लेटेस्ट से, यही 50 से। हमने ये नहीं देखना कि ऊपर 120 आ गया तो वहां से पहले कर लें पूरा, फिर नीचे है, नहीं। वो पड़ा हुआ पड़े रहने दो, हम यहाँ से निकालेंगे। लेकिन 60 में तो पता चलेगा कि हम, हमारे पास तो सिर्फ कितने हैं, 50 है यहाँ पे। 50 किस रेट पर है, 50 हमारे पास है 4 के रेट पर, यानी 200। अब 50 से लगे पीछे 10 किलो मजीद चाहिए। 10 किलो हम ऊपर जाएंगे, हमें पता चलेगा ये 100 भी इस्तेमाल हो गया है, इसके ऊपर वाला 50 भी इस्तेमाल हो गया है। हाँ, 150 में से काफ़ी चीज़ें जो पड़े हुए हैं 120, तो 120 में से 10 किलो ले आएंगे। 10 को लेके जाएंगे 2 रुपये पर 200। दोबारा सुनो, 60 को मैं किस तरह लेके गया, सबसे पहले लेटेस्ट पे,
और बाकी जो बचा मैं ऊपर गया, ऊपर मैंने देखा कि 100, ये वाला 100 और ये वाला 50, इन दोनों में से तो खत्म हो गया है। उसके ऊपर एक 150 में से बाकी है 2 रुपए के रेट वाला। 2 रुपए के रेट वाले से को उठाया 10 किलो और उसको आके लिख दिया, वो माल हमने भेज दिया वहाँ पे प्रोडक्शन। 50 4 200 और 10 2 200। अब फिर वही बात, मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वो चीज़ जो मांग सकता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक वैल्यू ऑफ इशू, एक केजीज और एक डॉलर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ इशू अगर वो पूछे तो वो आएगा 500 560 760 और 960। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस के बारे में एक बात, क्लोजिंग बैलेंस के जो यूनिट्स हैं यानी जो केजीज हैं, ये केजीज है ना क्लोजिंग बैलेंस के, और ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। एक चीज़ बताता हूँ, ये हम कैलकुलेट करते हैं 150, ये केजीज में कर रहा हूँ, 150 50 200 300, 300 में से 100 गया, 300 में से 100 गया, 200 150 120 170, 170 में से मैंने निकाला 60, तो 110। अच्छा, तीन ये मैं कर लूँगा डॉलर, 300 450 450 और 350 800 1150 900 840 840 और 200 1040, 1040 में से मैंने निकाला, ये आ गया 640 इसकी क्लोजिंग स्टॉक की डॉलर। ठीक है, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक चीज हमेशा सेम आती है, एक चीज हमेशा सेम आती है, कोई भी मेथड यूज करो, वो होते हैं क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स। अगर हम ऊपर जाएं फाइफो में तो ये देखो, ये की देखो, ये क्या है 110, केजीज कितने हैं 110, नीचे आओ, केजीज कितने हैं 110, चाहे खुद कैलकुलेट करके देख लो। बताऊं क्यों, क्योंकि केजीज के अंदर तो रोला है ही नहीं ना, केजीज का। अच्छा बैलेंस का ना, बैलेंस की अगर आपने यूनिट्स देखने ना कि कितने यूनिट्स बच गए हैं, तो इसको इसके लिए पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ ना कि ये पूछ सकता है। अगर आपसे वो डायरेक्टली ये पूछता है तो आप सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स के यूनिट्स या यानी रिसीट्स के केजीज में से इश्यूज के केजीज माइनस कर देना, तो वो आंसर आ ही जाएगा आपके पास। यानी सिर्फ मेरे पास यही डाटा हो ना, यही डाटा, इतना डाटा मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा बैलेंस में कितने होंगे। जितने परचेजेस हैं उनको ऐड कर दो, इश्यूज को माइनस कर दो, ये इशू गिवन है ना, परचेजेस भी गिवन है, तो रिसीट्स में से इशू को माइनस कर दो तो खुद बहुत बैलेंस के यूनिट्स 110 खुद बहुत आ जाएंगे। असल मसला आता है वैल्यूएशन में, इनके डॉलर्स में, क्योंकि मेथड्स मुख्तलिफ है ना। ऊपर और ऊपर देखो क्या था, 410, ये 590 और इधर आओ ये 960 और ये 640। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, क्या 20 क्या आ रहा है, 20 क्या आ रहा है, 20 क्या आ रहा है बताओ जरा। अच्छा 10 × 2 20, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी यार सॉरी। एक ये है, और कहीं गलती है? टोटल में तो हाँ, टोटल में कर लेता हूँ, वो तो ठीक है वो। टोटल मत एक मरतबा कैलकुलेट करके मुझे बताओ जरा, टोटल इशू का टोटल बताओ और क्लोजिंग बैलेंस का टोटल बताओ। 780 इशू होगा। अरसलान 780 इशू आया है।
क्लोजिंग बैलेंस की जो डॉलर है ये कितना है ये बताओ। 1780 क्या चीज़ है ये? क्लोजिंग बैलेंस की बस मुझे ना ये कैलकुलेट करके बताओ इन सबको ऐड करके। ऐड और माइनस जो हो रहा है उसको माइनस करो, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो। 220 आ रहे हैं। अच्छा, बाकी भी देख लेना, अगर 220 ही आ रहा है तो ठीक है। अब देखो यार, यहाँ से हमने क्या अंदाज़ा लगाया, जिन चीज़ों का हमने अंदाज़ा लगाया कि एक चीज़ सिर्फ सेम आती है, वो क्या, क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स, वैल्यूज़ हमेशा चेंज आती हैं, वैल्यूज़ हमेशा चेंज आती हैं, इशू की भी और किसकी, क्लोजिंग बैलेंस की भी। एक साइड पे हम क्या कर रहे हैं, एक साइड पे ना, मैं एक साइड पे ना लिखी जा रहा हूँ चीज़ें सारी, मतलब जो जो चीज़ें आई हैं फाइव के थ्रू। क्लोजिंग बैलेंस 920 क्या आ रहा है? अच्छा, 220 आ रहा है बैलेंस फाइनल। मैं यहाँ लिख ही जाऊँगा कि क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू ऑफ इशू। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ से आपको एक बात सिखानी है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस में दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस की, ये डॉलर है, और क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स केजीज यहाँ लिखूंगा। फाइफो के थ्रू, लाइफो के थ्रू, फाइफो के थ्रू जो मेरा आया क्लोजिंग बैलेंस की केजीज आए हैं वो 110 है, और लाइफो के थ्रू भी क्या आया है, 110। क्लोजिंग बैलेंस वो जो आया था वैल्यू में 410, और ये 220। वैल्यू ऑफ इशू आई थी फाइफो की 590, और इसकी आई है हमारे पास 780। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, मतलब ये तीन ये चीज़ें देख ली। ये मैं अभी लिखवा क्यों रहा हूँ, ये मैं अभी बाद में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी साइड पे वापस आओ, मुझे ये बताओ लाइफो क्लियर हो गया जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया है, जो जितनी मैंने यहाँ तक बातें बताई हैं? अगर क्लियर है तो यस लिखो, आगे चलते हैं। बस कैलकुलेशन का इशू जैसे देखो ना मेरे साथ हो गया था, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। वो मैं असल में जो है ना जल्दबाजी में समझाने के चक्करों में एक आधी गलती की वजह से सारा सवाल खराब हो गया। ठीक है, अच्छा, अब है आगे चलते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है, तीसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं एफ को, जिसको हम बोलते हैं एफ को। ये बेसिकली नाम इसका कुछ और है, मैं बताता हूँ। पहले नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं इसको, प्यार से एफ को बोलते हैं। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि भाई सारी चीजें छोड़ो, किन चक्रों में पड़े हुए हो कि जो पहले आया वो पहले निकलेगा, जो बाद में आया वो पहले निकलेगा। तुम लोग इस तरह क्यों नहीं करते कि एक एक एवरेज ले लो, उस पे ले जाओ सब कुछ। अच्छा, हमने फिर उसे पूछा कि अच्छा किस तरह लेनी है एवरेज, उसने कहा मेरे पास दो तरीके हैं। एफ को ने कहा मेरे पास कितने तरीके हैं, दो। एक है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज मेथड, और एक है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मेथड पढ़ना है ना, इसमें हम दोनों में लेंगे एक एवरेज अमाउंट, लेकिन वो किस तरह लेंगे, क्या हिसाब किताब है, वो पढ़ेंगे तो वो तभी अंदाजा होगा। ठीक है ना? तो क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज, हम जो स्टार्ट करने लगे ना वो है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज मेथड, इसमें भी सेम उसी तरह टेबल बनेगा जिस तरह यहाँ बना है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ टेबल नीचे, ताकि फिर कि टेबल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। सवाल बस वो आगे जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है चेंज ही होगा, लेकिन होना टेबल की फॉर्म से ये भी।
क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये हमने टेबल बनाया इस तरह क्यूमुलेटिव में भी, और सवाल भी इसमें वो जो हमने किया था ना। ओहो, ये मैंने दोबारा से कर दिया। सवाल भी हमने वही लेके चलना है जो हम ऊपर ऊपर जो लेके चल रहे थे ना, वैसे ही सवाल है। ठीक है, सवाल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सवाल भी, ताकि क्योंकि सवाल भी हमारा एग्जैक्टली सेम है, लेके यही चलेंगे, ताकि क्योंकि मैंने ना एक चीज़ बतानी है, वो अगर हम सेम सवाल से नहीं करेंगे वो फिर चीज़ चीज़ समझ नहीं आएगी। वो कॉन्सेप्ट एक बताना था आप लोगों को। अच्छा, ये मैंने लिख दिया सवाल साइड पे। अब क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज करना किस तरह, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेट मी चेंज द पेन। अब देखो, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी परचेजेस लिखनी है। मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 150 kg। 150 kg एट 2 पर kg। ठीक है, 300, 150, सॉरी इशू में नहीं आएगा, बैलेंस में आएगा। 150 टू 300। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, 50 kg एट 3 पर kg, 150, 53, 150, इसी तरह 100 एट 3.5, 350। यहाँ तक तो हमारे पास वही सारे सारे कॉन्सेप्ट सेम चलते आ रहे थे ना, यहाँ तक तो हमने कोई पंगा नहीं किया। अब हमने फाइफो में कहा कि जो सबसे पहली अमाउंट है ना उसको लेना है, लाइफो में कहा सबसे लास्ट अमाउंट को लेना है। क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कहता है, वेटेड एवरेज की जो टाइप क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज है, वो कहता है भाई इस तरह करो कि ना जितनी भी तुम्हारे पास वैल्यूज है ना, जितनी भी वैल्यूज हैं इनका एवरेज ले लो। हमने कहा इनका एवरेज कैसे लें, उसने कहा इस तरह करो कि तुम्हारा अगला इशू कौन सा है। हमने कहा हमारा अगला इशू है 180 kg इशू है। कितना इशू है, 180 kg हमने माल इशू करना है। उसने कहा कि भाई इस तरह करो, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज में उसने कहा बैलेंस के कॉलम में जाओ। कहाँ जाओ, बैलेंस के कॉलम में जाओ, ऐड करो उसकी वैल्यू और ऐड करो उसके केजीज। हमने कर लिए, 300 प्लस 150 450। ठीक है, 450 प्लस 350 800 हमने ऐड कर लिया। इधर से हमने ये भी ऐड कर लिया, 200 और 100 300। उसने कहा ठीक है, अब इन वैल्यू को केजीज पर डिवाइड कर दो। मतलब क्या क्या करो, $800 डिवाइडेड बाय 300। आंसर क्या आ रहा है, 800 डिवाइडेड बाय 300 निकालता हूँ मैं, एक मिनट। 800 डिवाइडेड बाय 300, ये आ गया 2.67। 2.67। उसने कहा ठीक है, 2.67 आया ना, तो 2.67 की रेट पे अगला पूरा का पूरा ले जाओ इशू, जितना भी इशू है। बट 180 का है ना, 180 का। हमने कहा हाँ 180, 180 का है। उसने कहा ठीक है, अगला इशू तुम यहाँ लिखो 180 मल्टीप्लाई करो 2.67 से। ठीक है, 180 मल्टीप्लाई 2.67 तकरीबन आपके पास आएगा
2.67 इंटू 180 480 480 आ रहा है, ठीक है ना। तो 180 आएगा, ये इसी तरह ही 2.67 पे 480। दोबारा सुन लो, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज ने कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े ना कि इशू करना है, तो उस वक्त तुमने वैल्यू इस तरह लगानी है कि जितनी भी उससे पहले वैल्यूज तुमने बैलेंस में लिख ली हुई है ना, उसकी वैल्यू यानी डॉलर और उसके केजीज, इनको करो ऐड, फिर निकाल लो डॉलर पर केजी, एक एवरेज आ जाएगा जो कि 2.67 आया, ठीक है। 2.6 इसको लेके चलो अगले उसके लिए 180 के, मतलब अगली इशू के लिए। हमने कहा ठीक है कर लिया, उस लिहाज से हमारी 480 अमाउंट आ गई। अच्छा, अब क्या करना है, उसने कहा ठीक है आ गई ना, उससे आगे देखो क्या सीन है। उससे आगे अगर हमने देखा आगे परचेज है 50 × 4, परचेज है 54 200, यहाँ लिख दिया 54 200। उसके बाद हमने उसे कहा क्यूमुलेटिव वाले को कि भाई दोबारा से 60 केजी की आ गई, अब कौन से रेट पे लेके जाएं, क्या उसी 2.67 पे लेके जाएं। उसने कहा टेंशन क्यों लेते हो, अब जब तुम्हारी 60 आई है ना, तुम इस तरह करो कि दोबारा से वही काम कर लो। तुम क्या करो, दोबारा से वही ऐड करो सारा, मतलब तुम्हारे पहले फाइनल आंसर आ गया था यहाँ तक 300 आ गया था ना फाइनल आंसर, अब 300 से आगे चल दो। 300 300 में से 180 माइनस करो, 300 में से ये वाला 180 माइनस करो और 50 ऐड कर दो। 300 में से अगर मैं 180 माइनस करूँ, ये आ गया 120, 120 में 50 ऐड किया, ये आ गया 1, एक मिनट, 120, वेट अ मिनट, 170 आ रहा है, लगे 110 आना चाहिए था। तो हमने इसमें 50 को ऐड किया, ठीक है, 120 में 50 को ऐड किया, 170 आ गया, ठीक है। 170 यहाँ पे आ गया, और इसी तरह 800 में से 480 माइनस किया, 800 में से 480 माइनस किया, ये आ गया 320, 320 में 200 ऐड किया, ये कितना आ गया 520, ठीक है ना। 520, अब 520 यहाँ पे आया। अब हमें क्या निकालना है, एक एवरेज रेट, तो किस तरह निकलेगा, 520 डिवाइडेड बाय 170, 520 डिवाइडेड बाय 170 मैंने किया 3.06, 3.06 आ गया। उसने कहा वही चीज़ करनी है जो पहले की है, दोबारा से उसके आगे ले चलना है और कैलकुलेशन करके एक एवरेज रेट निकाल लिया। अब कितनी की इशू है, 60 की इशू है, लेके जाओ 3.06 पर, ठीक है। 3.06 पर जब तुम लेके जाओगे ना, 60 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 183.5, 183.5, 60 माइनस में लिखना है 3.06 और 183.5, यानी आपको पहली टेक्निक ये याद रखो कि क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज जो है ना, बैलेंस के कॉलम से हल होगा। बैलेंस के कॉलम में हमने सारी कैलकुलेशन की है, ठीक है, उसी के थ्रू देखा है। दूसरी देख लो कि दूसरी ये कि एवरी इशू से पहले, एवरी इशू से पहले, बिफोर एवरी इशू एक एवरेज रेट निकालना है। बिफोर एवरी इशू एक एवरेज रेट निकालना है, और वो निकालने का तरीका मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाया, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जो सीन आया उसके मुताबिक ये 110 आ गया। ये 520 में से हम ये माइनस करते हैं, 520 माइनस 183.5, 336.5, 336.5, और वैल्यू ऑफ इशू यहाँ पे निकाल लेते हैं 480 प्लस 183.5, 183.5 प्लस 480, 663.5, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफ इशू आ गया, मतलब कि इसके मुताबिक हमारा वैल्यू ऑफ इशू 63.5 आया है। यहाँ मैं जा रहा हूँ जहाँ मैंने ये लिखा था ना, यहाँ पे अब एफ को लिखने लगूँ। एफ को के मुताबिक ये तो 110 ही है, क्लोजिंग बैलेंस की जो यूनिट्स हैं वो कितने 336.5 है, और वैल्यू ऑफ इशू कितनी है 663.5, 663.5। ये जो वापस आओ जरा यहाँ पे, ये था हमारे पास क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। मतलब हमने हर इशू, हमने देखा कि अब इशू आने लगी है, हमने पिछलों को ऐड किया वैल्यू और उसको यूनिट्स को यानी केजीज को, और एक एवरेज रेट निकाल लिया और अगली इशू को उस पर ले गए। फिर दोबारा से अगर इशू आई थी तो दोबारा वही करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तौहीद आप बताओ, आपको क्लियर है?
अच्छा, यहाँ तक हमने मतलब क्या किया, क्या सीख लिया? क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सा है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज बेसिकली क्या बोलता है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहता है कि भाई क्यूमु पीरियोडिक वेटेड एवरेज कह लो कि क्यूमुलेटिव को भी कहता है कि भाई तू क्या मतलब हर रिसीव से, हर इशू से पहले एक एवरेज रेट निकालता है, फिर अगले इशू के साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर निकालता है, फिर मल्टीप्लाई करता है। इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पीरियोडिक सबसे कह लो कि पीरियोडिक कहता है कि पीरियोडिक बादशाह बना फिरता है। पीरियोडिक कहता है मैं अपना कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं पीरियोडिक वेटेड एवरेज। वो कहता है भाई मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं बंदे से टेबल बनवाऊँ और ये करूँ और ये सब कुछ करूँ, एक डायरेक्टली चीज करूंगा। पीरियोडिक वेटेड एवरेज में होता क्या? वो कहता है एक रेट निकालो, रेट, और उसी को यूज करो फॉर एवरीथिंग, एवरी कैलकुलेशन के लिए। मतलब समझो, मैं बताता हूँ, एवरी कैलकुलेशन। वो कहता है कि एक रेट निकाल लो, एक एवरेज रेट निकाल लो, एवरेज कॉस्ट पर केजी निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। अभी वो निकालने का मैं बताता हूँ कैसे फॉर्मूला क्या है। वो निकाल लो, फिर उसके बाद जो भी चीज़ निकालनी है ना, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ इशू निकालनी है, उस पर ले जाओ। हमने उससे पूछा अच्छा कॉस्ट पर यूनिट मतलब जो रेट है वो किस तरह निकालनी है। मैं कॉस्ट पर यूनिट लिख रहा हूँ वैसे ही, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट के यूनिट जो है हमारा केजी ही है। ठीक है ना? तो उसने कहा भाई आसान सा फॉर्मूला वो ये है कि सारी वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस, मतलब वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स, इनको ऐड करो। वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस और वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स, इनको करो ऐड। डिवाइड कर दो यूनिट्स यानी केजीज ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस यूनिट्स ऑफ ऑल रिसीट्स। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। अब करना किसने कि ये हमारे पास था, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मेरा ख्याल है हो जाएगा, सवाल पेस्ट हो गया। अब देखो, अब इस सवाल के मुताबिक हम देखते हैं कि किस तरह पुट होना है। ये देखो जरा, वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस, अगर हम वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस देखें तो वो कितनी है? 150 इंटू टू, 300। 300 वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस है ना, 300 प्लस वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स। हम पहले रिसीट्स मतलब जो परचेजेस हैं, 1 2 3 और 4, इनकी पहले हम टोटल वैल्यू निकाल ही लेते हैं यहाँ पे ना। तीन ही है बस, परचेजेस 3 है, 2 इशूज हैं। ये आ जाता है हमारे पास 15 × 3, 15 × 3 150, ये 350, और ये आ जाता है 200। ये मैंने वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स निकाल लूँ ना। ठीक है, मतलब 300 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 200, ये मैंने ऊपर लिख दी वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट। नीचे इसके यूनिट्स लिखने हैं, इशू नहीं लिखने इस फॉर्मूले में, इशू का यहाँ काम नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अबे ओ, उसके यूनिट्स यानी केजीज। तो ओपनिंग बैलेंस के 150 हैं, फिर उसके बाद 50, फिर 100, फिर 50। रिसीट्स के मैंने क्या किया, यूनिट्स ऐड कर दिए। तो अब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, 300 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 200, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50, 350, और 1000 डिवाइडेड बाय 350। एक रेट आ गया 2.857, ये रेट आ गया एक एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहते हैं 183.6 क्या आ रहा है कुशमाला? पहले वाला उसका, ऊपर वाले की बात कर रहे हो? ये वाले की? तो 183.6 या 5.1 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें वो कोई मतलब जो है ना एग्जैक्ट देगा आपको। ये तो मैं समझाने के लिए अपने से एग्जाम्पल नहीं है ना। अच्छा देखो, अब ये जो हमारे पास आया ना क्या कहते हैं 2.857, ये एक रेट आ गया। हमने एक वाहिद रेट निकाल लेना है। पीरियोडिक कहते हैं कि वाहिद रेट निकाल लो, हमने निकाल लिया। उसे कहता है अब अगली कैलकुलेशन सारी इसी से कर लो। सवाल में मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ, क्या क्या पूछता है? वो पूछ सकता है आपसे वैल्यू ऑफ इशू। तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहते हैं। तो कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? सवाल में जाके देखो, इशू के केजीज देखो, कितने केजीज हैं टोटल। टोटल देखो, एक हमारे पास इशू है 180 की, एक है 60 की।
वो कहता है ठीक है, एक 180 की है और एक 60 की है, दोनों को ऐड कर लो। ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 240, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो उस रेट के साथ, 2.857 के साथ, मतलब टोटल इशू को मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्टली उसी रेट के साथ, तो वैल्यू ऑफ इशू आ जाएगी, ठीक है। तो 2.857 मल्टीप्लाई 240, 685.7, 685.7, ठीक है ना। अच्छा, हमने उसे कहा कि यार एक और चीज़ वो पूछता है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो उसने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पता तो है तुम्हें कि क्लोजिंग बैलेंस किस तरह आता है। रिसीट्स में सारी इशू माइनस करो तो यूनिट्स आ जाएंगे, मतलब केजीज आ जाएंगे। रिसीट्स की केजीज, रिसीट्स गिनो जरा कितनी है टोटल, 150। अगर हम यही देख लें तो ये रिसीट्स है ना, ये 1000 जो हमने टोटल की थी सारी, तो रिसीट्स टोटल कितनी है, 1000 ही है ना, ठीक है। अगर ऐड कर लो 150 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। एक मिनट, 60 नहीं, आखिरी 60 नहीं है, 50 तक, ठीक है ना। एक मिनट, ये तो ऊपर वैल्यू, सॉरी सॉरी, वैल्यू नहीं, नीचे 350 है, उसके यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 150 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50, 350 रिसीट्स है, माइनस इशू, उसमें से माइनस कर दो। इशू कौन कौन से हैं, 180 और 60, टोटल इशू माइनस कर दो। टोटल इशू हमारे पास कौन कौन से हैं, 180 और 60 कितने हुए, 240, 240। तो पीछे कितने बच गए, 110। तो हमारे हर सवाल में 110 ही आ रहे हैं ना, ठीक है। हमने कहा 110 है हमारे पास यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू के साथ जो एवरेज निकाली है, 2.857, 2.857 मल्टीप्लाई 110, 314.27। एक चीज़ ये पूछता है, ये तो 110 हमें निकाल लिया, एक चीज़ इशू पूछता है और एक चीज़ ये पूछता है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या निकला, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल के कह दो कि यही आपका आंसर है। बताओ भाई, ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो यस लिखो। किस तरह मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, किस तरह वैल्यू ऑफ इशू और किस तरह वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, सबको क्लियर है तो यस लिखो। रश्माला और तौहीद आपको क्लियर है, अरसलान आपको भी क्लियर है, अरसलान ने भी लिख दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या सीन है, यहाँ तक तो हमारे मेथड्स खत्म हो गए हैं, मतलब मेथड खत्म हो गए। वैसे मैं लिख लूँ कि क्या वैल्यू आई है इसकी, 110, 314 और 685, 685। अच्छा, 314, मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा वैसे ही, बस डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और ये 110 ये मेरे पास आया है क्यूमुलेटिव के थ्रू, और ये मेरे पास आया है पीरियोडिक के थ्रू। ये लिखने का मकसद क्या था, अब गौर से आप लोगों ने सुनना है जो मैं बोलने लगूँ। ये मैंने पढ़ाने का मकसद क्या था, यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरेटिकल बातें डिस्कस करनी है जो बार 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 पेपर में पूछ रहा है। पहला पॉइंट ये है कि पहले हम ना डिस्कस करने लगे हैं वैल्यू ऑफ इशू को, वैल्यू ऑफ इशू को। देखो यार मेरी बात सुनो, अगर हम वैल्यू ऑफ इशू हमने तीनों के लिहाज से करना है, फाइफो, लाइफो और एफओ में, मतलब जनरली दरमियान वाला, मतलब एवरेज कॉन्सेप्ट है उसमें, दोनों नहीं, क्यूमुलेटिव और प्रोडक्ट दोनों की बात नहीं कर रहा, जनरली बात करूंगा, ठीक है ना। देखो मुझे आप खुद एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ इशू का मतलब ये है कि जो माल इशू किया उसकी वैल्यू। फाइफो में जो माल इशू किया जाता है, फाइफो के थ्रू जो माल इशू किया जाता है, फाइफो के थ्रू, दोबारा सुनो, फाइफो के थ्रू जो माल इशू किया जाता है, वो सस्ता माल होता है या महंगा वाला होता है, मुझे ये बताओ। सस्ता वाला होता है या महंगा वाला होता है? जो माल इशू किया जाता है प्रोडक्शन को पहले, हम क्या कहते हैं, पहले कौन सा माल इशू करो? सस्ता नहीं बोलना तो लो प्राइस बोल दो। हाँ, सस्ता माल इशू किया जाता है, ठीक है ना, लो प्राइस वाला माल इशू किया जाता है। यानी यानी फाइफो की वैल्यू ऑफ इशू सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी। इस बात को मानते हो कि फाइफो की सबसे कम होगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, लाइफो में सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला माल इशू किया जाता है या सबसे लोएस्ट वाला? लाइफो में मैंने क्या बताया, कौन सा माल सबसे पहले निकालते हैं, इशू कौन सा करते हैं? जो इशू करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, हाई होती है। और एफ को में ना कह लो कि इनके दरमियान में होती है, इनके दरमियान में होती है,
दरमियान यानी इनके मिड पॉइंट में, ठीक है ना, एवरेज होती है। अब आओ जरा वैल्यू ऑफ इशू पे आओ जरा, ये देख लो, चाहे खुद ही देख लो, हमने सवाल किया हालांकि, लेकिन देखो फाइफो के मुताबिक वैल्यू ऑफ इशू सबसे कम आ रही है, लाइफो के मुताबिक ज्यादा आ रही है, और एफको के चाहे दोनों दोनों कॉन्सेप्ट में देख लो, दोनों में क्या आ रही है, एवरेज, दोनों के दरमियान में आ रही है। यहाँ तक वैल्यू ऑफ इशू क्लियर है आप लोगों को, ये थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर है, ये पूछता है वो बार बार, क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, वैल्यू ऑफ इशू की जगह ना वो ये भी बोल सकता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि देखो ना जो वैल्यू यहाँ से इशू हुई है, प्रोडक्शन मैनेजर वो यही कहेगा ना कि मेरे लिए कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो यूज करते हैं यार, क्या कहते हैं, कॉस्ट, माल जब बेच रहे होते हैं ना, जब हम बेचना होता है माल को, तो सेल्स में से माइनस जो चीज करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, जो उसका खर्चा होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ इशू बात एक ही है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे कम होती है फाइफो की, सबसे ज्यादा होती है लाइफो और एफको के दरमियान में। अच्छा 2 मिनट रुको, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने क्या बताया कि वैल्यू ऑफ इशू सबसे कम फाइफो में, लाइफो में सबसे ज़्यादा, और दरमियान में एफको में, ठीक है ना। वो उसी वैल्यू ऑफ इशू को देखो, जो वैल्यू है, जिस वैल्यू में माल गया है, वही तो खर्चा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो वो यही कहेगा ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है हमारे लिए, यही जो वैल्यू ऑफ इशू है, ठीक है ना। अब देखो जो होती है ना, जब बंदा प्रॉफिट निकालता है ना, जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो सेल्स देखते हैं ना कि कितनी कमाई हुई, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट क्या जाता है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो देखो जिस चीज का कॉस्ट ऑफ सेल सबसे कम होगी, जिस मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल सबसे ज्यादा कम होगा, उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ना एक कंपनी है, सेम चीज बेच रही है, 100 की बेच रही है, चाहे वो फाइफो यूज कर रही है चाहे वो लाइफो यूज कर रही है, ये तो नहीं ना कह सकती कि भाई मैं अपना प्राइस ज्यादा कर लूंगी, प्राइस तो मार्केट के मुताबिक रखनी है, ठीक है। ये कंपनी फाइफो में भी 100 रख रही है, एक और कंपनी की और कंपनी है वो भी 100 की बेच रही है, लेकिन वो लाइफो यूज कर रही है, लेकिन उसके जो फाइफो यूज कर रही है कंपनी, उसके लिए कॉस्ट है 70, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, और इसके लिए है 80। तो जो कंपनी फाइफो यूज कर रही है उसका प्रॉफिट 30 आ रहा है, जो कंपनी लाइफो यूज कर रही है उसका प्रॉफिट 20 आ रहा है। हालांकि चीज सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए की चीज है, दोनों 100 की बेचेंगे, ठीक है ना, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन मेथड मुख्तलिफ है, तो इस वजह से इसका। अब क्या होता था, कंपनीज क्या करती थी, यहाँ पे गौर से सुनो कि लाइफो खत्म क्यों हुआ, वैसे मैं ये बात ना ऊंचे लेवल की है, लेकिन खत्म क्यों हुआ तो सुन लो। खत्म इस वजह से हुआ, कंपनी क्या करती थी, कंपनी जान के ना लाइफो यूज करती थी, क्यों, लाइफो से आते हैं प्रॉफिट कम, जब प्रॉफिट कम आती है ना तो टैक्स देना पड़ता है कम, टैक्स देना पड़ता है कम, ये वैसे ऊंचे लेवल की बात है, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुनो सारा। देखो एक कंपनी है, वो फाइफो यूज कर रही है, सेम वही कंपनी जो है ना, उसी तरह की कंपनी एक और है, वो लाइफो यूज कर रही है, और चीजें बिल्कुल सेम बेच रही है, मतलब दोनों टेबल्स बेच रहे हैं, ठीक है। एक टेबल बनता है, बिकता है 100 रुपए का, कंपनी जो कंपनी वन और ये कंपनी टू, कंपनी वन भी 100 का बेचेगी, कंपनी टू भी 100 का बेचेगी, क्योंकि बेचना तो एक ही रेट में है ना, रेट तो मार्केट रेट तो एक ही होता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, वरना बिकेगा ही नहीं माल। कंपनी वन और कंपनी टू दोनों 100 का, लेकिन कंपनी वन फाइफो यूज कर रही है, जिस वजह से उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है कम, 70, और कंपनी टू जो है वो लाइफो यूज कर रही है, उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 80, क्यों, इस पॉइंट की वजह से, वैल्यू ऑफ इशू की वजह से, ठीक है, पहली बात। अब जो फाइफो यूज कर रही है उसका प्रॉफिट 30 आ रहा है, जो लाइफो यूज कर रही है उसका प्रॉफिट 20 आ रहा है, यानी जो कंपनी फाइफो यूज करेगी उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जो लाइफो यूज करेगी उसका प्रॉफिट कम आएगा। यहाँ तक क्लियर है बात, पहले ये बताओ अरसलान, फिर इसके आगे बताता हूँ। अच्छा, अब लाइफो खत्म करने का मकसद ये था कि कंपनीज क्या करती थी, लाइफो यूज करके प्रॉफिट कम आता था, जब प्रॉफिट कम शो असल में तो प्रॉफिट ज्यादा ही होना होना था ना, असल में तो प्रॉफिट ज्यादा ही होना था, लेकिन लाइफो करके प्रॉफिट कम आया, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट कम होगा उतना टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो कंपनी टैक्स बचाने के लिए ना लाइफो यूज कर लेती थी। तो जो है ना बोर्ड बोर्ड ने कहा भाई इस लाइफो को कराओ फारिग, ठीक है, उन्होंने लाइफो को करा ही दिया फारिग, कि यार ये से बहुत ज्यादा जो है ना मैनिपुलेशन, फ्रॉड वगैरह ना कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, यार वो पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है टैक्स वाला, सिर्फ ये समझो कि कॉस्ट कम आएगी ना जिसकी, उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, सीधी सीधी बात है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, और इसका बिटवीन में होगा प्रॉफिट, एफको का। ये वैल्यू ऑफ इशू की बात कर ली, और उसी को मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट। अब क्लोजिंग बैलेंस पे आओ,
मुझे एक बात बताओ, अच्छा इन चीज़ों को आपने रट्टा नहीं लगाना, इन चीज़ों को दिमाग से करना है, जितना दिमाग से करोगे उतना आसान हो जाएगी। दिमाग से मुझे बताओ, ये नहीं कि जो मैंने पढ़ाया वैसे, दिमाग से बताओ। मुझे ये बताओ कि वैल्यू फाइफो में हमने कहा कि जो माल है वो सस्ता वाला निकला, सस्ता वाला निकल गया, तो पीछे जो बच गया, जो बैलेंस बच गया, वो कौन सा रह गया, रह कौन सा गया पीछे, हाई वाला या लो वाला? लो वाला निकल गया, ठीक है, तो पीछे जो रह गया माल, जो बच गया माल, वो कौन सा वाला है फाइफो में? सारे बताओ सारे। मतलब आपके मुताबिक फाइफो में सबसे जो सस्ता वाला निकल गया और महंगा वाला रह गया। अच्छा, और लाइफो में जब सस्ता वाला पहले निकल निकल कौन सा गया, निकल कौन सा गया, महंगा वाला, ठीक है, लाइफो में निकल गया महंगा वाला, तो बच कौन सा गया, हाई वाला या लो वाला? लो वाला। अब आओ जरा ये वैल्यू की बात करो, वैल्यू जो वो है ना, वो तो सेम रहना ना, यूनिट्स तो सेम रहने क्लोजिंग बैलेंस के। अब देखो, फाइफो में 410 रुपये का माल रह गया, हालांकि केजीज 110 ही हैं, लेकिन लाइफो में देखो 220 शो कर रहा है, और एफको में इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में कर रहा होगा। और चाहे आप खुद लोग देख लो, देखो 410, 220 और इनके दरमियान में एफको है। बताओ भाई, ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, जितना मैंने बताया थ्योरेटिकल पॉइंट्स? क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, वैल्यू ऑफ इशू और प्रॉफिट वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट्स वो पूछता है एमसीक्यूज में, थ्योरेटिकल वे में। तो यार ये हमारे पास बेसिकली था फाइफो लाइफो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एफको का कॉन्सेप्ट जितने मैंने पढ़ाए सारे मैंने टेक्निक्स बता दी, इसके ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब आप लोगों का क्या काम है, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, ठीक है, फाइफो लाइफो इसी से रिलेटेड, ठीक है, चारों मेथड से मतलब करना है उस सवाल को, ठीक है, एक सवाल सेंड करूंगा चारों मेथड से करके मुझे जो है ना आपके पास, मतलब कल क्लास, कल जो है ना MA1 वालों की कल क्लास नहीं है, MA1 वालों की कल क्लास नहीं है, MA1 वालों की अब मंडे को क्लास है, ठीक है ना। ये मैं MA2 और F2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कल क्लास है, कल क्लास की टाइमिंग में आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो है ना वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो कल तक करके मुझे सब ने सबमिट करवानी है, MA1 वालों ने भी, MA2 और F2 तीनों ने। मैं एक सवाल सेंड करूँगा, तीनों ने सेंड करके मुझे सेंड करनी है। और जिसने ना की, वो क्लास ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सकेगा, वो तभी आएगा जब वो असाइनमेंट सेंड करेगा। तो असाइनमेंट कर देना, ये आप लोगों का ही फ़ायदा है, नहीं भी करके आओगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप लोगों का होगा, क्योंकि 4 दिनों बाद ये कॉन्सेप्ट फिर भूल जाएगा। तो चाहते हो कि पक्का रहे तो अपना फ़ायदा सोचो, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक कोई सवाल है क्लियर है तो यार लिख दो क्लियर है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सही हो गया, फिर मिलते हैं यार इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग में सेंड कर देता हूँ जल्द।